बायोमैकेनिकल बिहेवियर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स के आपस में किस तरह से इंट्रैक्शन होती है, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जब भी हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर कोई स्ट्रेस आता है, कोई भी लोडिंग पड़ती है, तो वो किस तरह से बायोमैकेनिकली बिहेव करता है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के बिहेवियर को पढ़ने के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ बायोफिजिक और एज अ ट्राइफिजिक मटेरियल। बायोफिजिक और ट्राइफिजिक मटेरियल का क्या मतलब है? कार्टिलेज एज अ बायोफिजिक मटेरियल, बाय यानी कि दो और फेजिक यानी फेज, तो दो फेजेस होती हैं। वो कहते हैं कार्टिलेज को दो फेजेस की तरह देखा जाता है मटेरियल को। एक तो होती है उसकी फ्लूइड फेज, इंटरस्टेशियल फ्लूइड फेज उसकी, ठीक है, और सेकंड होती है उसकी पोरस परमिएबल सॉलिड फेज। इसका क्या मतलब है? पोरस परमिएबल सॉलिड फेज यानी कि जो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो ये दो फेजेस हम देखते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज की। और अगर हमने देखना हो कि जो प्रोटियोग्लाइकन्स हमने पीछे पढ़े हैं उसके कंट्रीब्यूशन भी देखनी हो कि किस तरह से बायोमैकेनिकल बिहेवियर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम उस टाइम पे कार्टिलेज एज अ ट्राइफेजिक बिहेवियर, तो ट्राइफेज यानी कि तीन फेजेस, तो एक फेज तो इसकी हो गई फ्लूइड फेज, सेकंड हो गई इसकी पोरस परमिएबल सॉलिड फेज, एंड थर्ड वन इसकी होगी आयन फेज। आयन फेज यानी कि जो हमारे पास आयोन्स थे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर, स्पेसिफिक जो एनायनिक ग्रुप्स थे, और उसके अलावा जो और भी वाटर के अंदर जो सोडियम वगैरह, वो आयन फेजेस, वो सारे आयन फेज के अंदर आ जाएंगे हमारे पास। तो बायोफिजिक और ट्राइफिजिक की समझ लगी कि आर्टिकुलर बायोफिजिक किस तरह से, ट्राइफिजिक किस तरह से। अब हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी, विस्को इलास्टिसिटी। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, वो बिहेव करते हैं एज अ विस्को इलास्टिक मटेरियल। विस्को इलास्टिसिटी क्या होता है? क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हमारी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये इसके अंदर विस्को इलास्टिसिटी क्या होता है? विस्को इलास्टिसिटी इटसेल्फ कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, एक है विस्को एंड द सेकेंड वाज इलास्टिसिटी। विस्को का मतलब यानी कि विस्कोसिटी, और इलास्टिसिटी नाम से पता चला है इलास्टिसिटी। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? विस्कोसिटी हम कहा जाता है कि जब एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसको जितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, तो वो जो रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ रही है फ्लूइड को, वो उसकी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। जैसे हनी है और वाटर है, अब हनी जो है वो जब फ्लो करेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, और एज़ कम्पेयर टू वाटर जो कि बहुत जल्दी फ्लो कर जाता है, तो उसके अंदर विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो विस्कोसिटी ये होता है। और इलास्टिसिटी क्या होता है? कि एबिलिटी होना किसी भी ऐसा मटेरियल, जब हम उसको डीफॉर्म करें, उसको खींचें, उसको डीफॉर्म करें, उसकी शेप चेंज करें, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ। जैसे इलास्टिक होती है, इलास्टिक को हम खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं, वो अपनी जगह पे दोबारा वापस आ जाती है, तो मतलब उसके अंदर क्या है? इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी इस एबिलिटी को कहते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर दो तरह की विस्को इलास्टिक जो है वो होती है, दो चीज़ों पर डिपेंड होती है वो। एक होती है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी, एंड द सेकेंड होती है हमारे पास रेट डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट और रेट डिपेंडेंट का मतलब क्या है? टाइम यानी कि टाइम को हम पे डिपेंड है, हमने जो उसके ऊपर वेट लगाना है ना, अगर किसी मटेरियल के ऊपर हमने स्ट्रेस देना है, तो वो स्ट्रेस जो कितनी क्वांटिटी लेनी है, या फॉर एग्जांपल अगर 50 जो है वो वेट स्ट्रेस लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो 50 ही रहेगा थ्रू आउट। लेकिन टाइम में हम देखेंगे कि पहले 10 मिनट में उसके अंदर कितनी डिफॉर्मेशन हुई, अगले है 50 ही स्ट्रेस, लेकिन अगले 10 मिनट में कितनी डिफॉर्मेशन हुई। यानी कि रेट कॉन्स्टेंट रख के टाइम के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि टाइम के इंटरवल्स में कितनी कितनी डिफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन रेट डिपेंडेंट उसके ऑपोजिट, यानी कि हम क्या करेंगे? रेट को चेंज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल पहले 10 मिनट में देखेंगे कि रेट हमने फॉर एग्जांपल अगर 20 हमने स्ट्रेस दिया है और अगले के अंदर हम 40 करें, तो टाइम 10 मिनट में ही देखेंगे कि अगले 10 मिनट में 40 दिया, फिर अगले 10 मिनट में 60 दिया, तो कितनी कितनी डिफॉर्मेशन आ रही है। तो टाइम डिपेंडेंट के अंदर हमने देखना होता है कि टाइम पहले कितने और फिर बाद में उसी टाइम पे, मतलब, और रेट जो है वो इक्वल रहता है, लेकिन इसके अंदर हमने रेट चेंज करना, रेट बढ़ाना होता है, ठीक है, स्ट्रेस का रेट को चेंज करना होता है। अब जो टाइम डिपेंडेंट होती है ना, वो फर्दर दो तरह की होती है। टाइम डिपेंडेंट जो होती है ना, वो मजीद दो तरह की होती है, दो तरह से रिस्पॉन्स कर रही होती है क्रीप, और एक होता है स्ट्रेस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स।
क्रीप क्या होता है और स्ट्रेस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स क्या होता है। मैं बनाती हूँ एक कर्व, ड्रॉ करती हूँ। ये है हमारा स्ट्रेन, ये है स्ट्रेस। अब जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती है, हमारी डिफॉर्मेशन का रेट थोड़ा कम हो जाता है और कम होता जाता और वो इक्विलिब्रियम में चला जाता है। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं जब इनिशियली हमने स्ट्रेस दिया तो एकदम डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, उसके बाद डिफॉर्मेशन हुई, लेकिन डिफॉर्मेशन जो है अगर फॉर एग्जांपल 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में 15 पॉइंट्स उसने कर लिए हैं, तो अगले 10 मिनट में उसने सिर्फ 3 से 4 पॉइंट डिफॉर्मेशन हुई, फिर उसके अगले में 1, फिर उसके अगले में आधा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में चल गई कि कोई चेंज नहीं आया उसमें। तो जो इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुई एकदम, उसको कहते हैं हम क्रीप रिस्पॉन्स। इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन, उसके बाद स्ट्रेस रिलैक्स करना, स्ट्रेस के नतीजे में क्रीप हुई थी ना बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो वो स्ट्रेस जो होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस अपने आप को रिलैक्स करेगा, तो जगह जगह पे तो वो ज़्यादा जब स्ट्रेस रिलैक्स होगा यानी कि डिफॉर्मेशन होगी लेकिन बहुत कम होगी उसका रेट। अगर फॉर पहले 10 मिनट में वो है 5 पॉइंट किया है, फिर अगले 10 मिनट 2 पॉइंट किया है, फिर अगले 10 मिनट में 1 पॉइंट किया और बाद में इक्विलिब्रियम में, तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन होती रहती है जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं चला जाता। समझ आ गई कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होता है और क्रीप क्या होता है। तो ये था जनरली विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में कि टाइम डिपेंडेंट होती है, रेट डिपेंडेंट होती है। टाइम डिपेंडेंट मजीद 2 तरह से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, क्रीप रिस्पॉन्स होता है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन पर रिस्पॉन्स होता है। अब हमने बिहेवियर देखना है आर्टिकुलर कार्टिलेज का कि जब हम उस पर कोई भी जो स्ट्रेस देते हैं, जैसे अगर हम उस पर कंप्रेशन दे रहे हैं तो तब वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर उस पर टेंशन दे रहे हैं तब कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, शेयर फोर्सेस लगा रहे तो तब कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। अंडर कंप्रेसिव फोर्सेस, जब कंप्रेसिव फोर्सेस लगती हैं तो उस टाइम पे आर्टिकुलर कार्टिलेज किस तरह से बिहेव करेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव फोर्सेस को बेयर करने के लिए ऑब्वियसली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, तो हमने जब इंटरेक्शन पढ़ा था पीछे कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो उसमें देखा था कि जो कोलेजन पीजी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, जब कोलेजन के अंदर पीजी की जेल इंट्रैप हो जाती है तो उससे एबिलिटी आती है, उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है जिससे वो कंप्रेसिव स्ट्रेस को बेयर कर सकती है। तो ये जो कंप्रेसिव फोर्सेस होती है, कोलेजन पीजी सॉलिड मैट्रिक्स जो होता है ये प्रोवाइड करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब वो कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लग रहा है तो क्रीप रिस्पॉन्स किस तरह से शो करता है, वो क्रीप रिस्पॉन्स उसका, और दूसरा उसका स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो हमें तो पता है क्रीप रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होती है। तो जब इनिशियली बहुत ज़्यादा वो क्यों हुई है इनिशियली, देखो जैसे ही किसी चीज़ के ऊपर, जब हमने पीछे जो इंट्रैक्शन पढ़ा उसमें भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जैसे ही लोड लगता है तो जो पीजी मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन के मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं उधर जो है अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। स्वेलिंग प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। स्वेलिंग प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो जो फ्लूइड होता है, वो जो फ्लूइड होता है वो कहाँ मूव करना शुरू कर देता है, बाहर की तरफ को मूव करना शुरू कर देता है। फ्लूइड बाहर की तरफ मूव करता है और पीजी का जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके डोमेन्स में क्या आना शुरू हो जाता है, डोमेन्स के अंदर उसके चेंज आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो क्या होना शुरू हो जाती है, डी फॉर्म होती है। स्वेलिंग पीजी का मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर हमारे फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये वाला आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, इसके ऊपर लोड लगता है, तो जैसे इसके ऊपर लोड लगता है तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो फ्लूइड जो होता है ना वो बाहर की तरफ को मूव करने लग जाता है। जब फ्लूइड बाहर मूव, और इसकी जो शेप में थोड़ा चेंज आ जाता है, इसकी डोपेन्स में शेप, ये रफ सा बिल्कुल समझने के लिए बता रही हूँ, तो ये ना इसकी शेप में चेंज आता है। तो ये क्या था, डिफॉर्मेशन हुई, इनिशियली एकदम बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी फ्लूइड बाहर मूव, ये सारा क्या है, इसका क्रीप रिस्पॉन्स है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है कि जो फ्लूइड बाहर गया होता है तो फिर अब बाहर कंसंट्रेशन उस फ्लूइड की ज़्यादा हो जाती है। फ्लूइड की कंसंट्रेशन जब बाहर ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लूइड तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो दोबारा से अंदर आना शुरू हो जाएगा, अंदर आएगा फ्लूइड, आके दोबारा से अपनी जगह लेना शुरू कर देगा जैसे जैसे जैसे, और दोबारा से हमारा जो है वो सारा वो स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन हो जाएगा, फ्लूइड भी अंदर आ जाएगा, प्रेशर भी नॉर्मल आ जाएगा। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई थी फ्लूइड की,
दोबारा से तब तक होती रहेगी जब तक के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ जाती कि जितना बाहर लोड लग रहा है अगर अंदर उतनी स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस हो गई है। जब इक्वल हो जाएगा तो काम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस के नतीजे में क्रीप और स्ट्रेस रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स किसका, आर्टिकुलर कार्टिलेज का। सो आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब टेंशन अप्लाई होती है तो तब क्या रिस्पॉन्स होता है। हमने पीछे लोड डीफॉर्मेशन कर्व पढ़ी है, इसी तरह यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हमारे पास स्ट्रेन है यानी कि चेंज इन शेप, डीफॉर्मेशन, और ये स्ट्रेस। हमारे पास जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होता है, डिफॉर्मेशन हम लगाई जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ाई जा रही है, डिफॉर्मेशन होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। अब जैसे लोड डिफॉर्मेशन कर्व पड़ी थी ना, उसके अंदर हमने जो है कुछ रीजन्स पढ़े थे, जैसे इलास्टिक रीजन, फिर प्लास्टिक रीजन, और उसके बाद फिर हमारा फेलियर पॉइंट आ जाता था, उसके अंदर यील्ड पॉइंट भी पड़ा था। इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास होता है एक टो रीजन होता है, एक हमारे पास लीनियर रीजन होता है, और एंड पे हमारे पास होता है फेलियर। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि जब टेंसाइल फोर्सेस लगाई, हमने स्ट्रेस लगाया, ठीक है, अब तो इनिशियली क्या होगा, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। टो रीजन के अंदर अंदर यही है कि वो अपनी, अगर हमने फॉर एग्जांपल आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर लगाया तो उसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स थे वो स्ट्रेच हो गए। जाहिर बात है टेंसाइल फोर्सेस कौन से थे, खींचने वाले, तो वो स्ट्रेच हो गए। स्ट्रेच हो गए, जब उस पर लोड खत्म किया हमने स्ट्रेस, तो दोबारा से अपने रीअलाइन हो गए जिस तरह की पोजीशन थी। लेकिन हम इस पॉइंट से भी ज़्यादा अगर स्ट्रेस लगाई जा रहे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच ही रह जाएंगे, वो जिस तरह किए थे हमने वो लीनियर ही रह जाएंगे, वो दोबारा अपनी रीजनल पोजीशन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर लीनियर रीजन को भी उसने क्रॉस कर लिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, और वो उसका कौन सा होता है, फेलियर पॉइंट आ जाएगा। तो ये था रिस्पॉन्स हमारे पास टेंसाइल फोर्सेस के अंदर। और ये टेंसाइल फोर्सेस जो है इसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कौन, कोलेजन के फाइबर्स, क्योंकि कोलेजन के पास एबिलिटी होती है कि वो रेजिस्ट कर सकती है ज़्यादा टेंसाइल फोर्सेस को, कंप्रेसिव को कम। तो कंप्रेसिव फिर किस तरह पॉसिबल होता है, जब वो पीजी के साथ मिलकर, प्रोटीओग्लाइकन्स के साथ मिलकर कोलेजन जो है वो सॉलिड मैट्रिक्स बना लेता है, तो फिर उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आ जाती है। तो ये था हमारे पास अंडर टेंसाइल फोर्सेस किस तरह आर्टिकुलर कार्टिलेज बिहेव करती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर फोर्सेस के अंदर। ओके, हमें पता है कि जो टेंशन होती है और जो कंप्रेशन होती है वो किस तरह अप्लाई की जाती है, वो एक्सिस के अलोंग अप्लाई की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये है तो इसकी लेंथ के, ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ तो कंप्रेसिव फोर्सेस, मैं इसको यहाँ से खींच रही हूँ तो ये इसकी टेंसाइल फोर्सेस। लेकिन जो शेयर फोर्सेस होती हैं वो एक्चुअली अप्लाई नहीं होती, वो हमारे पास पैरेलल अप्लाई होती हैं, ठीक है, शेयर फोर्सेस, यानी कि जो इसको डिस्प्लेस करेगा। तो कहते हैं कि जो एक्सियल फोर्सेस लगती हैं ना हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज में, उससे फिर क्या होता है, उसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस आ रहे हैं, जैसे फ्लूइड बाहर जाना आना, तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन शेयर फोर्सेस के अंदर कोई भी वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस नहीं आ रही होती, कोई भी वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस नहीं आ रही होती, उसको स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमने जो है शेयर फोर्सेस को डिटरमिन करना होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो कहते हैं जो शेयर फोर्सेस हैं उसकी एबिलिटी कहाँ से आती है, तो वो एबिलिटी हमारे पास या जो प्रोटीओग्लाइकन होते हैं ना वो अकेले नहीं कर सकते, ये इसको शेयर फोर्सेस की शेयर एबिलिटी नहीं देते, स्ट्रेंथ देते। तो ये जो स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती है, कोलेजन प्रोवाइड करता है, और कोलेजन पीजी मैट्रिक्स। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है कोलेजन पीजी मैट्रिक्स से, और कोलेजन प्रोवाइड करता है अंडर शेयर फोर्सेस। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है कि स्वेलिंग बिहेवियर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। स्वेलिंग बिहेवियर आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या होता है, जब हमने इंटरेक्शन देखा था बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास प्रोटीओग्लाइकन के मॉलिक्यूल्स थे, प्रोटीओग्लाइकन के मॉलिक्यूल्स का जो एग्रेकन पार्ट था, एग्रेकन के ऊपर हमारे पास स्पेशल एनायनिक ग्रुप्स लगे हुए थे, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये ग्रुप्स जो होता है, ये जो चार्जेस होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास स्वेलिंग बिहेवियर ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, यही जनरेट करे, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जब नेगेटिव आपस में रिपेल कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान में जो चार रिपल्सिव फोर्सेज प्रोड्यूस होती हैं, चार रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, फिर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आकर उसको सराउंड कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, तो चार रिपल्सिव फोर्सेज आपस में से वो थोड़ी कम हो जाती हैं, जो नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था वो फिर बाद में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो पॉजिटिव चार्जेस आते हैं
हैं वो इसको अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये रिपल्सिव फोर्सेस तो होती है वो वीक हो जाती हैं, डिमिनिश हो जाती हैं, और एज अ रिजल्ट जो है ना वो स्वेलिंग प्रेशर जो होता है इसके अंदर जनरेट हो जाता है हमारे पास। तो ये था हमारे पास स्वेलिंग बिहेवियर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये कंप्लीट हो गया हमारा बायोमैकेनिकल बिहेवियर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। नेक्स्ट हम देखेंगे lubrication of the articular cartilage, and in the next हम देखेंगे wear of articular cartilage।